नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज हम सरकार और सरकार के जो अंग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो राज्य को मूर्त रूप देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से राज्य, जो एक निराकार संस्था है, अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है। राज्य यदि देखा जाए तो एक भूभाग की दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणित सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सरकार को राज्य की, जैसे वाग्नर ने ये कहा है कि सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है। सामान्यतः यदि देखा जाए, प्राचीन समय में सरकार के कार्यों को कोई विभाजन नहीं होता था, क्योंकि वो ही कानून बनाते थे, क्रियान्वित करते थे, लागू करते थे। लेकिन यदि वर्तमान समय, आधुनिक समय में देखा जाए तो प्रमुख रूप से सरकार के 3 महत्वपूर्ण कार्य कहे जा सकते हैं, जैसे कानून बनाना, कानूनों को क्रियान्वित करना और कानूनों की व्याख्या करना, यानी कि जो कानूनों का पालन नहीं करे उनको दंड देना। ये तीनों कार्य सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा, 3 प्रकार के अंगों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कानून बनाने का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है और कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार जो दंड देने का कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जो कानूनों का पालन नहीं करते हैं उनको दंड देने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ये सरकार के 3 अंग है। वैसे शक्ति पृथक्करण के आधार पर कह सकते हैं कि कानून निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा, क्रियान्वित कार्यपालिका के द्वारा, और जो कानूनों का पालन नहीं करे उनको दंड देने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा, ये शक्ति पृथक्करण के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो सरकार के सभी कार्य एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि सरकार के सभी कार्यों के ऊपर अवरोध और संतुलन के आधार पर कार्य होता है। कहने का तात्पर्य, निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि कार्यपालिका सिर्फ कानूनों को क्रियान्वित ही करेगी, वो कानून निर्माण में भी सहायता करती है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका खाली कानूनों का निर्माण ही नहीं करेगी बल्कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। तो सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, अलग भी हैं। कहने का तात्पर्य, सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके अंतर्गत आज हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका को विभिन्न देशों के अंतर्गत अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत और ब्रिटेन के अंतर्गत इसे संसद कहा जा सकता है। अमेरिका के अंतर्गत इसे कांग्रेस कहा जाता है। चीन में जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। जापान के अंतर्गत संसद को डाइट कहा जाता है। यानी कि अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से व्यवस्थापिका शासन का, कानून निर्माण करने के कारण शासन का महत्वपूर्ण अंग कही जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं, गिलक्राइस्ट में के शब्दों में, विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का कार्य करती है। विधायी सत्ता, गिलक्राइस्ट कहते हैं कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का कार्य करती है, कार्यपालिका छोटे आधार का कार्य करती है और न्यायपालिका अंत का। जिस प्रकार से जो प्रमुख आधार महत्वपूर्ण होता है, छोटा कम महत्वपूर्ण, और जो अंत है वो उससे कम महत्वपूर्ण होता है, इसी प्रकार व्यवस्थापिका भी जो प्रमुख आधार है वो महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसी प्रकार जैसे C.F. स्ट्रॉन्ग है, वो ये कहते हैं कि आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अंग व्यवस्थापिका तथा कानून निर्माण करने वाली संस्था ही होती है। क्यों होती है?
क्योंकि वो प्रमुख आधार है, उसके ऊपर ही दूसरा आधार और अंत निश्चित होता है। जैसे कानून निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, तो कानून निर्माण करने के कारण, व्यवस्थापिका के द्वारा कानून निर्माण करने के कारण ही कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों को अगर कोई नहीं मानता है तो उन्हें दंड देने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि शासन का प्रमुख आधार व्यवस्थापिका है, जिसके ऊपर कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य भी निर्भर करते हैं। ये सब कहने या संवैधानिक रूप से, औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका शासन का प्रमुख अंग है। हालांकि वास्तविकता अलग हो सकती है। किसी भी देश में, देश के अंतर्गत, वर्तमान लोकतंत्र के अंतर्गत यदि देखा जाए तो व्यवस्थापिका प्रतिनिधि संस्था कही जा सकती है, और व्यवस्थापिका संसद के अंतर्गत जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए औपचारिक रूप से व्यवस्थापिका को प्रमुख आधार के रूप में माना जा सकता है। व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका किसे कह सकते हैं? तो शासन के कार्यों को संचालित करने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता है उसे हम व्यवस्थापिका कह सकते हैं। यानी कि शासन के कार्य को प्रेरणा देने का, परामर्श देने का, संचालित करने का कार्य जिस संस्था के द्वारा होता है उसे हम व्यवस्थापिका कह सकते हैं। सीधे अर्थों में हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हम कहें व्यवस्थापिका की क्या कार्य है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अलग अलग देशों में यदि देखा जाए तो व्यवस्थापिका के विभिन्न प्रकार के कार्य कहे जा सकते हैं। कुछ देशों के अंतर्गत, जैसे कर्टिस ये मानते हैं कि चाहे इंग्लैंड की सर्वोच्च सत्तात्मक संसद हो या सोवियत संघ की गैर सर्वोच्च सत्तात्मक संसद हो, या अमेरिका की संसद हो या स्पेन की गैर शक्ति प्राप्त संसद हो, व्यवस्थापिका के द्वारा अलग अलग देशों में अलग अलग कार्य, महत्वपूर्ण रूप से कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। लेकिन कानून निर्माण के क्षेत्र में उसकी स्वयं की क्या भूमिका है, कितनी उसको शक्तियां प्राप्त है, कितनी सत्ता का वो प्रयोग करती है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे ब्रिटेन की संसद को जो अधिकार है अमेरिका की नहीं है, अमेरिका की संसद को जो है वो स्पेन की संसद को नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर व्यवस्थापिका के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अगर देखा जाए तो व्यवस्थापिका के कार्यों को या संसद के कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है परंपरागत कार्य और जो सरकारी कार्य माने जाते हैं, जो वास्तविक रूप में उसे प्रदान किए गए हैं और उन कार्यों को व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। दूसरे वो कार्य जिसे हम आधुनिक कार्य कह सकते हैं या राजनीतिक कार्य कह सकते हैं, जो वर्तमान आधुनिक राज्य, जो लोक कल्याणकारी राज्यों की दिशा की ओर अग्रसर है। तो उस संदर्भ में भी व्यवस्थापिका के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, तो उन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला हम कार्य देखते हैं विधायी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, चाहे कोई भी देश की शासन व्यवस्था हो, सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायी कार्य है। अब विधायी कार्यों के अंतर्गत वो अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अनुसार हम कह सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। जैसे रोनाल्ड ने भी जैसे कहा है कि आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार से कारखाने हैं जिनका कार्य कानून निर्माण का है, जहां लोकमत संबंधी कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। विधायी कार्य के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है वो विधायी कार्य या कानून निर्माण का कार्य करती है। तो इसके अंतर्गत जनता से संबंधित यानी लोकमत के कच्चे माल को वो प्रस्ताव के रूप में करती है। तो लोकमत के अंतर्गत जो प्रस्ताव के रूप में विधायी प्रक्रिया का कार्य किया जाता है, और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसके 3 वाचन, मतलब जो भी कानून निर्माण का कार्य होता है उस पर बहस होती है, समितियों को सौंपा जाता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है,
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। हालांकि इसके संबंध में व्यवस्था ये है वास्तविक रूप में कि कार्यपालिका के जो अधिकतर कानून होते हैं, विधेयक होते हैं, उनके पारित होने की संभावनाएं ज्यादा होती है और जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनके पारित होने की संभावनाएं कम होती है। हर एक देश की विधानसभा के अंतर्गत ये देखा जा सकता है, मतलब जो कार्यपालिका चाहती है उन कानूनों के वो कानून के रूप में, विधेयक के रूप में पारित होते हैं और इसके अंतर्गत संपूर्ण बहस होती है। जो विपक्षी दल के सदस्य हैं वो भी ये चाहते हैं कि कानून निर्माण से संबंधित कार्य नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उनसे संबंधित गिलोटिन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव भी रखे जाते हैं। लेकिन फिर भी सारांश में हम ये कह सकते हैं कि कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कानून निर्माण का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है, जो कि शासन का एक महत्वपूर्ण आधार हम कह सकते हैं। और इसीलिए रेनॉल्ड ये कहते हैं कि लोकमत रूपी कच्चे माल को प्रस्ताव, नीतियों, कानूनों के रूप में बनाया जाता है। दूसरा, संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश के संविधान की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव होती है और वो संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता है। क्योंकि संविधान एक कानूनी प्रारूप है, इसलिए उसमें संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। कुछ देश के अंतर्गत साधारण बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन हो सकता है। कुछ देशों के अंतर्गत विशिष्ट बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन हो सकता है और कुछ देशों के अंतर्गत विशिष्ट प्लस राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग देशों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन ये कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत साधारण बहुमत के आधार पर ही संशोधन हो जाता है, इसलिए उसे लचीला संविधान कह सकते हैं। अमेरिका के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया है, इसलिए उसे कठोर संविधान कहा जा सकता है। भारत में दोनों का ही मिश्रित रूप संविधान में संशोधन करने से संबंधित है। दोनों का समन्वय, कठोरता और लचीले दोनों का समन्वय किया जाता है। समन्वय के आधार पर संविधान में संशोधन होता है। कहने का तात्पर्य, संविधान संशोधन का, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया के आधार पर हो, व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य महत्वपूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत तो कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके व्यवस्थापिका या संसद उसे अपने पद से भी हटा सकती है। जैसे भारत के अंतर्गत हम बहुत सी सरकारों का देख सकते हैं। चरण सिंह की सरकार, देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की सरकार को हटाने का कार्य संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, बहुमत प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, प्रस्ताव पारित करके हटाया भी गया है। यानी कि कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है वो कर सकती है। इसके अलावा प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, आलोचना करके भी, कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हालांकि कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जैसे अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहां जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उसमें संसद की, सीनेट की सहमति, सीनेट जो संसद का उच्च सदन कह सकते हैं, उसकी सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सीनेट महाभियोग प्रस्ताव भी लगा सकती है, ला सकती है, पारित करवा सकती है। इसके अलावा भी सीनेट के द्वारा मंत्रियों के विरुद्ध जांच एजेंसी
बिठाई जा सकती है, जांच कार्य कर सकती है। तो इन माध्यमों से, जांच के माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से, नियुक्तियों को सहमति प्रदान करने के माध्यम से भी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो प्रत्यक्ष रूप से रखती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसी आधार नेक्स्ट अपन कह सकते हैं वित्तीय कार्य। संसद के द्वारा वित्तीय कार्य भी संपन्न किए जाते हैं और जहां धन पर नियंत्रण होता है वहां शासन पर संपूर्ण नियंत्रण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे एलन बॉल ये कहते हैं, किसी भी विधायिका के पास सरकार को खर्च के लिए धन देने का जो अधिकार होता है वह ऐसा परंपरागत अधिकार है जिसे विधायिका संपूर्ण शासन के ऊपर नियंत्रण करने में समर्थ होती है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत यदि देखें तो बिना व्यवस्थापिका की सहमति के कोई भी देश, बिना व्यवस्थापिका की सहमति के कोई भी बजट या धन या कर प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो सकता। व्यवस्थापिका के द्वारा अनुमानित जो आय व्यय का बजट है वो स्वीकार किया जाता है। कोई भी धन को खर्च करने की अनुमति के लिए व्यवस्थापिका की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नए टैक्स लगाने के लिए व्यवस्थापिका की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बिना व्यवस्थापिका या संसद की सहमति के सरकार के द्वारा एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो जहां धन पर नियंत्रण है तो वहां सरकार पर नियंत्रण, जैसे एलन बॉल ये कहते हैं कि सरकार पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। प्रतिनिधित्व, जैसे इंग्लैंड के अंतर्गत तो ये चला ही था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, मतलब जब तक कर नहीं लगाया जा सकता जब तक प्रतिनिधि सभा यानी कि संसद उसे स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि संसद प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। हालांकि वहां पर भी लोकसभा लॉर्ड सभा है, लेकिन प्रतिनिधि सभा यहाँ तात्पर्य जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण है। इसलिए संसद को ये अधिकार दिया गया है, बिना उसकी स्वीकृति के सरकार के द्वारा एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता है सैद्धांतिक रूप में। हालांकि व्यवहारिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, अलग हो सकती है व्यवहारिक स्थिति, लेकिन सैद्धांतिक स्थिति यही है कि बिना संसद की सहमति के सरकार के द्वारा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसके अंतर्गत न्यायिक कार्य भी संसद के द्वारा किए जाते हैं। जो इंग्लैंड की लॉर्ड सभा है वहां तो वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती ही है लॉर्ड सभा के द्वारा। अन्य देशों की संसद भी, जैसे महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के द्वारा ही लगाया जाता है। अमेरिका के अंतर्गत जैसे सीनेट के द्वारा ही महाभियोग प्रस्ताव लगाया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है और उसे पारित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो महाभियोग प्रस्ताव और जो कह सकते हैं स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी राष्ट्रीय सभा को ये न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय सभा न्यायिक व्याख्या, संविधान की व्याख्या कर सकती है, ये अधिकार दिया गया है। तो कई देशों में संविधान के द्वारा संसद को कुछ न्यायिक कार्य प्रदान किए जाते हैं, तो वो कार्य, न्यायिक कार्य भी संसद के द्वारा किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय यदि देखा जाए तो व्यवस्थापिका के द्वारा शासन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों का बहुत लंबी लिस्ट है, उसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे, आगे और भी ज्यादा अध्ययन करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।